तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का सेंटअप एग्जाम का आंसर की। आज के इस वीडियो में संस्कृत में जितने भी 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपके सेंटअप के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर की आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। साथ ही इसका PDF आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है वो तरीका भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और सभी विषयों का एग्जाम से पहले आंसर की का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा जाएगा कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान है वो कल्प शास्त्र से होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। दोस्तों याद रखिएगा, वेद जो है यह एक प्रकार का नित्य शास्त्र है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। यदि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद किया जाता है तो जगत जोड़नाथ बनता है, जिसमें वर्णों की जो संधि होती है वो स्वर तथा व्यंजन के मेल से होता है। आप सभी को बताया जाता है यदि स्वर एवं व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुष्पाश्रितः में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसमें अ प्लस आ के वर्णों की संधि हुई है। उसके बाद में है कि राष्ट्रपति ही का विग्रह क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को राष्ट्रपति का विग्रह बताना है, तो राष्ट्रस्य पति हो जाएगा। चूंकि राष्ट्र का मतलब राष्ट्र, यहाँ पे अस्य धातु मिल गया है जिसका मतलब होता है का, और पति का मतलब पति। राष्ट्रपति का मतलब ही होता है राष्ट्र का पति, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रस्य पति है। उसके बाद में सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो यहाँ पे संभव में सम उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कार में सम जोड़कार इसमें भी लगा हुआ है, समाचार सम जोड़ आचार इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया है सुगमम। तो सुगमम में सम उपसर्ग नहीं लगता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया है त्रयाणाम फलानाम समाहारः। त्रयाणाम फलानाम समाहारः का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो इसका समस्त पद हो जाएगा त्रिफला। जब त्रिफला का विग्रह किया जाता है तो त्रयाणाम फलानाम समाहारः हो जाता है। उसके बाद में है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यदि संस्कृत के दूसरे चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का यदि आप अध्ययन किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव आज के दुर्गा पूजा के समान बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बाद में कि पटना का प्राचीन नाम कौन सी नहीं है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कौन सी नहीं है बोला गया है। तो पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, पाटलिपुत्र है, लेकिन मोदफलपुर जो है वो नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। दोस्तों पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में बताया गया है कि मेगास्थनीज जो है ये यूनान का राजदूत था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल मंगलम पाठ से लिया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दिष्टय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम, ये जो श्लोक है ना, ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद में अगला सवाल है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। इसी क्वेश्चन को संस्कृत में पूछा जाता है। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलितः सन्ति। तो वहाँ पे आप सभी को बताया जाता है कि मंगलम पाठे पंच मंत्रा संकलितः सन्ति, यानी मंगलम पाठ में मंत्रों की जो संख्या है वो 5 है। यानी क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया है कि उत्सवस्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्सवः जोड़ च हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
उसके बाद में है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यधिक में उपसर्ग कैसे पहचानिएगा, तो उपसर्ग का परिभाषा हमारा यह कहता है कि उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अति प्लस अधिक से मिलकर अत्यधिक बनता है, तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद में है कि गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों, जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण या विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, अतः गोलगृहम शब्द में कर्मधारय समास है। उसके बाद में कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे निर्धारण के शब्द में विभक्तियों की बात की जाएगा, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 17 को देखिए कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे पृथक अव्यय के योग में जो विभक्ति होती है वो तृतीया विभक्ति होती है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है पितृ किस शब्द का रूप है। यहाँ पे पितृ शब्द का रूप बताना है, तो पितृ का मतलब होता है पिता, और पितरी जो शब्द का रूप है ये पितृ शब्द का रूप है। अगला सवाल है खाद किस लकार का रूप है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि खाद जो है ये क्या लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है या फिर लोट लकार है। तो दोस्तों, यह है लोट लकार। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि डीन जो प्रत्यय है यह एक स्त्री प्रत्यय होता है और भवानी में स्त्री प्रत्यय जो होता है वो डीन प्रत्यय होता है। अगला सवाल देखिए कि खादनम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे खादनम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे नम जो ल्यूट प्रत्यय का सांकेतिक चिन्ह है वो नम मिलता है, जैसे खाद प्लस नम बराबर खादनम होता है, अतः इसमें ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में है कि तमप प्रत्यय किस पद में है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तमप प्रत्यय जो है वो शोभनम है। तमप प्रत्यय किस पद में है, तो शोभनम है, क्योंकि शोभनम में नम जुड़ता है, तो शोभ प्लस नम बराबर शोभनम हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं शोभनम में कौन सा प्रत्यय है, तो तमप प्रत्यय है। उसके बाद में कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। यदि आप अलस कथा विद्यापति के द्वारा रचित बहुत ही मजेदार कथा अलस कथा का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताया गया है वीरेश्वर जो था ये काफ़ी ही दयालु था, काफ़ी ही अच्छा व्यक्ति था, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दयालु। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलस कथा पाठ से क्वेश्चन लिया गया है कि अलस कथा में आखिर आग क्यों लगाई गई थी। तो दोस्तों, आलसियों की पहचान करने के लिए आलसियों को चिन्हित करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है संस्कृत साहित्य कैसा है। तो यदि आप भारत महिमा पाठ में पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम वतति, ठीक है, यानी विपुलम जो है ये संस्कृत साहित्य है। तो बोला गया संस्कृत साहित्य कैसा है, तो ये विपुलम है, यानी विपुल के जैसा है। उसके बाद में है वरदाम्बिका परिणय किन की रचना है। दोस्तों, याद रखिएगा वरदाम्बिका परिणय जो है ये तिरुमलम्बा की रचना है, जो कि ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 27 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि गायंती देवः कील डॉट पुष्पः पुरस्सुरत्वात् पद किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में पूरे 2 पुराणों से संकलित है, 3 पुराण से, 3 विष्णु पुराण से है और 3 भागवत पुराण से है। तो बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन 27 में कि गायंती देवा कील डॉट पुरुषा सुरत्वात ये किस पुराण से संकलित है। तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 28 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 28 कहता है भारतीय धरा कैसेवितः, या ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय धरा कैसी है। तो दोस्तों, भारत की जो धरा यानी मिट्टी है ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाला। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 कहता है कि बाल प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे टाप भी एक प्रत्यय है, तो देखिए कैसे बनता है। मान लेते हैं कि बाल एक मूल शब्द है जिसमें यदि हम टाप नामक प्रत्यय को मिला देते हैं तो ट और प लोप हो जाता है।
उसके बाद में बाल को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं। यहाँ पे केवल आकार बच जाता है, तो जो हमारा शब्द बनता है वो बाला बनता है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में बाला दिया जा चुका है, अतः बाल प्लस टाप के में से कौन सा शब्द बनेगा, तो बाला बनेगा। उसके बाद में है कि नम प्लस धातु के ल्यूट लकार का रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नश्यति। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नश्यति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है किस शब्द में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो अनियर प्रत्यय पहचानना काफ़ी ही सिंपल होता है। इसमें यम किसी भी शब्द के अंत में यम लगता है। जैसे दर्शन में नियम, यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्शनियम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्शनियम। उसके बाद में है कि मनुष्य तत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय तो दूसरा होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो बोला गया है कि मनुष्य तत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए मनुष्य कोई ना कोई एक मूल शब्द होगा जिसमें आधा तो जो तद्धित प्रत्यय है लगकर मनुष्य तत्व बना दिया है। अतः हम कह सकते हैं मनुष्य तत्व में अत्व प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 कहता है कि तरल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है। तो यहाँ पे तरल प्रत्यय जो है वो किस अवयव में नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतः। उसके बाद में है कि जन्म पूर्व संस्कार क्या किया जाता है। यानी जन्म के पहले जो संस्कार होता है उस संस्कार में क्या किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का जो सही जवाब होगा, देखिए जन्म पूर्व संस्कार में जो जन्म के पहले संस्कार में गर्भ की रक्षा भी की जाती है। गर्भारंभ में संस्कार पूर्ण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इन सभी के लिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म के पहले संस्कार में ए और बी और सी ये तीनों चीज़ों को किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 35 कहता है कि गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार में होता है। गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ये कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये आता है समावर्तनम संस्कार। समावर्तनम संस्कार में व्यक्ति गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन की ओर चला जाता है और उसके बाद में उसका विवाह संस्कार हो जाता है, लास्ट में उसका अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है। अगला सवाल है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है। लाजा होम कर्मकांड ये कौन से संस्कार में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का यदि आप सभी सही आंसर जानते होंगे तो आप वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विवाह संस्कार। उसके बाद में है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। बहुत ही सिंपल सवाल है कि व्याकरण आज जो प्रसिद्ध है वो किसका प्रसिद्ध है। इंद्र का कभी प्रसिद्ध नहीं होगा, गौतम का भी प्रसिद्ध नहीं होगा, पाणिनि और ऑप्शन बी में दिया गया यारक, इसी में से कोई सही जवाब होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में चले जाइए, क्या आपको बी लगता है सही या सी लगता है। आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कि क्रिविधाज्ञानम के प्रत्येक आधार कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पराशर। उसके बाद में बोला गया है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है। तो दोस्तों आज मानवता यानी मनुष्य में मानवता का जो गुण है वो समाप्त होते जा रहा है और मनुष्य के मानवता का जो डर है वो किससे है। तो विध्वंसक अस्त्रों से है। बहुत ही बड़े बड़े अस्त्र बनाए जा चुके हैं जिससे तमाम मनुष्यों को भय के जैसा एक चिंता बनी हुई है। अगला सवाल कहता है कि करुणा से क्या होती है। दोस्तों करुणा से क्या होती है। अशांति होती है, शांति होती है, स्थिरता होती है या उपद्रव होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, करुणा से शांति होती है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन से बुक से लिया गया है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो यदि आप महाभारत पढ़े होंगे या देखे होंगे तो वहाँ पे भूमि के विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई होती है। एक पक्ष का नाम है पांचों पांडव तो दूसरा पक्ष का नाम है कौरव। तो यहाँ पे हालांकि पांचों पांडव के ही भाई थे कर्ण, लेकिन कर्ण पांचों पांडव की ओर से ना होकर कौरव की ओर से लड़ाई करते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कौरव के पक्ष से। उसके बाद में है ददातु ददातु किसका कथन है। ददातु ददातु का मतलब होता है दे दीजिए, दे दीजिए। तो दोस्तों कर्णस्य दानवीरता पाठ में हम आप सभी को बताए थे कि जब भगवान इंद्र
कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए वामन अर्थात भिखारी का भेष धर कर आते हैं। तो जैसे ये कहते हैं कि भगवान मेरे पास तो और कुछ तो नहीं है देने के लिए, आप मेरा कवच और कुंडल ले लीजिए, तो बहुत जल्दी से भगवान इंद्र कहते हैं कि ददातु ददातु यानी दे दीजिए दे दीजिए। लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में इंद्र नाम ना देकर शक्र नाम दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा शक्र। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी इसके बाद में क्वेश्चन आएगा सभी का सॉल्यूशन यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। और सभी एग्जाम पेपर एग्जाम से पहले उसका आंसर की आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट पे जाके 10वीं कक्षा के सभी विषय का आंसर की PDF के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे नए होंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ 70 क्वेश्चनों का PDF आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर पूरे 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।